हाँ, रुको। अगर ये टॉपिक स्किप किया ना तो एग्जाम में 1-2 नंबर पक्का गए। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, हर पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। मैं हूं आपका सारथी और आप देख रहे हो ज्ञान सारथी। आज रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में लॉक होने वाला है। लॉक, ध्यान से सुनना। तो आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, और इसमें हम 3 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, प्रेशर, ब्योयंसी और डेंसिटी। यानी दाब, उत्प्लावन और घनत्व। और ये टॉपिक न सिर्फ स्कोरिंग है, बल्कि इसको समझ लिया तो इससे जुड़े सारे सवाल मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा पढ़ेंगे कि सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दाब यानी प्रेशर की। ये है क्या आखिर? अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, P बराबर FA। एकदम सही। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अच्छा, इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, सबसे क्लासिक उदाहरण है कील का। अच्छा। कील की जो नोक होती है उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया बहुत कम होता है। तो जब हम उस पर थोड़ा सा भी बल मतलब फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आसानी से किसी भी चीज में चुभ जाती है। मतलब कम क्षेत्रफल तो ज्यादा दाब। और इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा, है ना? जैसे बड़ी बड़ी इमारतों की नींव। एग्जैक्टली, नींव को चौड़ा बनाया जाता है ताकि क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए। हाँ, और इमारत का जो पूरा वजन है वो कम दाब डाले, मतलब ज्यादा क्षेत्रफल तो कम दाब। तो ये एक एग्जाम अलर्ट हो सकता है। यहाँ से सीधा सवाल बनता है। क्या सवाल बन सकता है? कि अगर बल यानी फोर्स को समान रखकर क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या असर पड़ेगा? तो दाब दुगना हो जाएगा। बिल्कुल, ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। इसे नोट कर लेना चाहिए। बर्तन की दीवारों पर और उसकी तली पर दाब डालता है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ये दाब बढ़ता जाता है ना? बिल्कुल, जितना गहरा जाएंगे दाब उतना बढ़ेगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, P = H × D × G। H मतलब गहराई, D मतलब घनत्व और G मतलब गुरुत्व। हाँ, और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक समान गहराई पर सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। भले ही बर्तन का आकार मतलब शेप कैसा भी हो। हाँ, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जाम अलर्ट यहाँ पर यह है कि द्रव का दाब सिर्फ नीचे की तरफ नहीं बल्कि साइड में मतलब पार्श्व दिशाओं में भी लगता है। सही कहा, और इसी से जुड़ा है पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। हाँ, ये बहुत मजेदार है। ये नियम कहता है कि अगर किसी बंद बर्तन में रखे द्रव पर दाब लगाया जाए तो वो बिना कम हुए सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब कम बल लगाकर भारी वजन उठाना। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट। बिल्कुल, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। आप कम फोर्स लगाते हैं और मशीनों से कई गुना बढ़ा देती है। यहाँ एक कंडीशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, कि पास्कल का नियम तभी लागू होता है जब द्रव स्थिर यानी स्टैटिक हो और बंद यानी कन्फाइंड हो। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हम सब हवा के एक महासागर में डूबे हुए हैं। हाँ, और ये हवा पृथ्वी की सतह पर जो भार डालती है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसे बैरोमीटर से मापते हैं। सही, समुद्र तल पर ये 76 सेंटीमीटर पारे मतलब मर्क्यूरी के बराबर होता है। अच्छा, ऊंचाई का इस पे क्या असर पड़ता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है तो दाब भी कम होता है। और इसी वजह से पहाड़ों पे खाना देर से पकता है। हाँ, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। बिल्कुल। दाब कम हो गया ना। और फाउंटेन पेन की स्याही का रसना भी इसी का उदाहरण है। बिल्कुल, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का कम, तो स्याही बाहर आ जाती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम अलर्ट है। अगर पानी का बैरोमीटर बनाना हो तो उसके लिए 10.33 मीटर लंबी नली चाहिए होगी, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए पारे यानी मरकरी का उपयोग होता है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत डेंस होता है। अच्छा, बैरोमीटर की रीडिंग से मौसम का भी पता चलता है ना? हाँ, ये मौसम के पूर्वानुमान के लिए बहुत उपयोगी है। कैसे? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग अचानक से गिर जाए तो इसका मतलब है तूफान या आंधी आने की संभावना है। और अगर धीरे धीरे गिरे तो
तो बारिश होने के आसार हैं। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़े? तो इसका मतलब है कि दिन साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। एक और सवाल जो यहाँ से बनता है वो है टॉर्सेली निर्वात के बारे में। हाँ, बैरोमीटर में पारे के ऊपर जो खाली जगह होती है उसे टोरिचेलियन वैक्यूम कहते हैं। अब दाब और तापमान के बीच के संबंध को देखते हैं, खासकर अवस्था परिवर्तन में। जैसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। और प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, उसमें ज्यादा दाब की वजह से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा, शायद 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और खाना जल्दी पक जाता है। अच्छा, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर होता है? ज्यादातर पदार्थ जैसे मोम या घी जो गर्म करने पर फैलते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद है बर्फ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है, फैलती नहीं। तो इसलिए दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक कम हो जाता है। अच्छा, इसी वजह से बर्फ के दो टुकड़ों को जोर से दबाने पर वो आपस में चिपक जाते हैं? बिल्कुल, दबाव से वो पिघलते हैं और दबाव हटते ही वापस जम जाते हैं। चलिए अब दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पर आते हैं, उत्प्लावकता यानी बॉयंसी। ये भी बहुत दिलचस्प है। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसी बल को उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट कहते हैं। हाँ, और ये बल हमेशा वस्तु के भार के विपरीत दिशा में काम करता है। ये बल किस चीज पर निर्भर करता है? ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। उत्प्लावन बल वस्तु के आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन पर निर्भर करता है। ये लाइन बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा द्रव हटेगा उतना ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। एग्जैक्टली और यहीं से आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है। हाँ, उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु के भार में आई आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। और ये जो भार में आभासी कमी है वही तो उत्प्लावन बल है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसके एप्लीकेशन तो बहुत हैं, जैसे जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग। हाँ, और ये सिद्धांत सिर्फ द्रवों पर नहीं, गैसों पर भी लागू होता है, जैसे गुब्बारे का उड़ना। तो अब ये समझते हैं कि कोई चीज तैरती या डूबती क्यों है, इसकी शर्तें क्या हैं? इसमें 3 स्थितियां बनती हैं। पहली है डूबना यानी सिंकिंग। ये तब होता है जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल U से ज्यादा हो, WU। जैसे पत्थर। हाँ, दूसरी स्थिति है संतुलन, इक्विलिब्रियम, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो, W=U। तब क्या होता है? तब वस्तु पूरी डूबकर सतह के नीचे कहीं भी तैर सकती है। और तीसरी स्थिति है तैरना यानी फ्लोटिंग। ये तब होती है जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम हो, WU। तब वस्तु का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर रह के तैरता है। लेकिन जहाज का संतुलन कैसे बना रहता है? वो तूफान में पलट क्यों नहीं जाता? उसके लिए 2 केंद्र समझने होंगे, एक गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी G और दूसरा मित केंद्र मेटा सेंटर। ओके। स्थायी संतुलन के मित केंद्र M को हमेशा वस्तु के गुरुत्व केंद्र G से ऊपर होना चाहिए। और अगर M G से नीचे आ गया तो जहाज पलट जाएगा। इसीलिए जहाज के निचले हिस्से में भारी पत्थर या धातु मतलब बैलेस्ट भरे जाते हैं। हाँ, ताकि उसका गुरुत्व केंद्र यानी G नीचे रहे और स्थिरता बनी रहे। अब आते हैं उस क्लासिक सवाल पर। लोहे की कील डूब जाती है लेकिन उसी लोहे का बना जहाज तैरता है, क्यों? इसका जवाब है औसत घनत्व, मतलब एवरेज डेंसिटी में। कील तो ठोस होती है तो उसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है और वो डूब जाती है। हाँ, लेकिन जहाज की बनावट ऐसी होती है कि वो अंदर से ज्यादातर खोखला होता है। उसमें हवा भरी होती है। तो जब हम उसके कुल द्रव्यमान को उसके कुल आयतन से भाग देते हैं तो उसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है और वो तैरने लगता है। तो ये बनावट का कमाल है। बिल्कुल। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, D=mv। इसकी इकाई kg/m³ है। हाँ, और एक होता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ये होता है पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। और इसका कोई मात्रक मतलब यूनिट नहीं होता, ये एक अनुपात है। एक जरूरी तथ्य ये है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है पानी के बारे में। और इसी से जुड़ा सवाल है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो वो फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे उसका घनत्व
पानी के घनत्व से कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व लगभग 0.9 जीसीसी होता है, जबकि पानी का 1.0 जीसीसी। इसलिए वो तैरती है। अच्छा, घनत्व मापने के लिए कौन-कौन से यंत्र इस्तेमाल होते हैं? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। और दूध की शुद्धता के लिए? उसके लिए लैक्टोमीटर, वो भी दूध का घनत्व ही मापता है। तो अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो लैक्टोमीटर पर क्या असर होगा? पानी दूध से हल्का होता है तो मिश्रण का घनत्व कम हो जाएगा। और लैक्टोमीटर उसमें और ज्यादा डूबेगा? हाँ, चलिए अब कुछ परीक्षा के लिए जरूरी वन लाइनर्स देख लेते हैं। ठीक है। अंडे का तैरना सादे पानी में डूब जाता है लेकिन नमक वाले पानी में तैरता है। क्योंकि नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा, तैरती हुई बर्फ के पिघलने पर पानी का तल नहीं बदलता, वो उतना ही रहता है। बादल क्यों तैरते हैं? क्योंकि बादलों का घनत्व वायु से कम होता है। एक और खास सवाल, लोहा पारे यानी मरकरी पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, क्यों? ये भी घनत्व का ही खेल है। घनत्व का क्रम है पारा सबसे भारी, फिर लोहा और फिर पानी। तो लोहा पारे से हल्का है पर पानी से भारी, इसीलिए वो पारे पर तैरता है और पानी में डूब जाता है। तो आज हमने दाब, पास्कल नियम और आर्किमिडीज सिद्धांत को समझा। हाँ, और देखा कि कैसी ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी जरूरी हैं। एक रिवीजन टिप, आज बताए गए सभी फॉर्मूलों और खासकर एग्जाम अलर्ट्स को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। बिल्कुल, अभ्यास करते रहने से ही सफलता निश्चित होती है। उम्मीद है आज की क्लास ने एक नई दिशा दी होगी। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही आसान एग्जाम फोकस लेक्चर्स के लिए ज्ञान सारथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्ञान सारथी, सिलेक्शन का सही सारथी।